जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज PYQ 2023 यानी कि 2023 में पूछे गए सभी प्रश्नों का दोस्तों जो हल है आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से दोस्तों आप सभी मित्रों को आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पैटर्न पता चलता है और आप एक घंटे में जो 18 प्रश्न होते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आपकी टाइमिंग जो मेंटेन हो जाती है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से लगाइएगा। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, आप सभी मित्र शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर, ये सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। तो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, जिसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024। ठीक है, और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड करा है। जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है जरूर देखिए। इसके लिए भी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। ठीक है, चलिए किस टाइप के सबसे पहले प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या है, यानी कि ऋण पूर्णांक संख्या की बात करता है, इंटीजर्स की बात करता है। तो आपको पता है इंटीजर कैसे होते, ये शून्य है, इधर +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इधर -1 -2 -3 और कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक इधर भी जाता है। ठीक है, इधर भी इन्फिनिटी तक और इधर भी इन्फिनिटी तक। तो ये क्या +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 एंड सो कहां तक, -इन्फिनिटी तक जाएगा। आपसे पूछा ऋण पूर्णांक है, तो ये -1 से लगा के इधर के सारा ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। और +1 +2 +3 अच्छा लगाना चाहो तो लगा सकते हो प्लस, और नहीं भी लगाओगे तो प्लस के ही माने जाएंगे। तो ये सारे धन पूर्णांक, ये शून्य है। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि इसमें देखिए -5 दे रखा और -5 हमारा कैसा हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। माइनस का 3/5 हमारी परिमेय संख्या है, 0 हमारा पूर्णांक है और माइनस का √7 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा 9 12 18 का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी कि एलसीएम पूछा है। सिंपल सा है, 9 12 और 18 का एलसीएम निकाल लें तो किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से, तो 9 आ गया, 2 छाक 12 2 9 18। फिर किससे कटेगा, 2 से, 9 हो गया, 2 3 6 और 9 हो गया। फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 3 9 3 एकम 3 3 3 9 और फिर दोस्तों किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 एकम 3 1 आ गया, 3 एकम 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। यानी कि 9 12 और 18 का जो एलसीएम हो जाएगा 36, 3 3 9 9 दूनी 18 दूना 36 हो जाएगा। कितना आसान है। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए नहीं पर विशेष फोकस करिएगा, परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये बात हम समझते कि नहीं समझते। पूछा अपरिमेय संख्याएं नहीं, परिमेय संख्याएं नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या पूछा है। तो ये जो अपरिमेय संख्या पूछा है, यानी कि पाई जो हमारी अपरिमेय संख्या है, 22/12 हमारी परिमेय संख्या है, 0.78 ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे, पॉइंट हटाओगे तो क्या 2 0 आ जाएगा, 78/100, इसको काट भी सकते हैं, है कि नहीं, काट के भी ले सकते तो वो भी परिमेय संख्या होगी। और 5/√36, तो 5 तो ऐसे रहेगा, √36 यानी कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 5/6 भी हमारी परिमेय संख्या है। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है चौथा प्रश्न 9.5 का होल, आप इसको 9.5 का स्क्वायर का मान है। तो 9.5 का स्क्वायर का मान, वैसे तो क्या ऑब्जेक्टिव है तो 9.5 × 9.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। परंतु यही प्रश्न यदि अति लघु में आएगा तो कहेगा सर्व समीकरण का प्रयोग कर 9.5 का मान ज्ञात कीजिए। जब कहेगा सर्व समीकरण का प्रयोग कर 9.5 का मान ज्ञात कीजिए, देखिए 9.5 को आप लिख सकते हैं 10 में से 0.5 को घटा सकते हैं। 10 में से 0.5 को घटाएंगे तो 9.5 आएगा, आप घटा के चेक कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर और माइनस का 2ab 2 इंटू a इंटू बी हो गया। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस 0.25 का स्क्वायर 0.5 का तो 0.25 और माइनस का देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये बात समझ आए, 5 दूनी 10 होगा जाके कैसे भाई 10 की मल्टीप्लाई 0.5 से करो तो 5 आएगा और 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10 हो गया। 100 में से देखिए 100 और कितना 100 0.25 माइनस 10 यानी कि आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 90.25 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 100.25 आएगा, उसमें से 10 घटा दोगे तो 90.25 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सरलसंख्या का प्रयोग करके हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह। जब भी आपसे मध्य बिंदु कहे, कोई भी वर्ग दे रखा है तो इन दोनों वर्गों को जोड़कर जो दे रखा है इसकी ये निम्न सीमा कहलाती है वर्ग की, ये उच्च सीमा कहलाती है। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर बटे 2 कर देना है। तो 40 प्लस 50 90/2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। क्या करना है, जब भी आपसे मध्य बिंदु पूछे या वर्ग चिन्ह पूछे तो आप क्या करना है, जो भी दे रखा है उसकी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर देना है। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट करिए, तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब बारी है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। सब करें ना, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर करिए और लाइक भी जरूर करिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लग रही है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपसे कहता है एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया प्रश्न है, देखिएगा कैसे करेंगे। तो कह रहा है एक कक्ष मतलब एक कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहाँ है, तो क्या लिखोगे, दिया है। क्या लिखोगे, कक्ष की लंबाई, कक्ष की लंबाई लेंथ होता है इसलिए एल से डिनोट कर लेंगे कितना 10 मीटर। उसके बाद लिखोगे कक्ष की चौड़ाई। देखिए लिखना भी कैसे है ये भी जरूरी है, इसको बी से लिख लेंगे कितना 6 मीटर। और अंतिम है ऊंचाई, कक्ष की ऊंचाई h बराबर 5 मीटर। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू कुछ समा कर लेना। तो अब देखिएगा कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखिएगा, ये भैया होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। इसको ध्यान रखिएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। तो 2 l की वैल्यू कितनी आपके पास 10 और इसी कितनी 6 और इंटू एच हो गया। h की वैल्यू दे रखा ना, h की वैल्यू आपके पास 5 है। तो 2 गुणे 10 6 16 गुणे 5 हो गया। तो 16 पंचे 80 दूना 160। तो 160 वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिख लेना, लिख दो एक बार। चलिए, अतः कक्ष की
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अतः कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगला देखिएगा 6 के बाद 7, 7वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल 15 है। दो संख्याओं का योगफल 15 है। आगे आपसे कहता है उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, 4 गुनी है। आपसे कहता है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से। आपसे कह रहा है क्या, दो संख्याओं का योगफल 15 है। तो दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है क्या, इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि आगे कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, इसलिए 4x हो गया। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 15 है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी 4x है, इनका योगफल 15 है कि नहीं। तो a को x प्लस 4x कितना 5x बराबर 15, यानी कि x बराबर जो मल्टीप्लाई में कहा जाता है डिवाइड में 15/5, 5 एकम 5 5 3 15, x बराबर 3 है। तो जब x की वैल्यू 3 आएगी तो क्या लिखोगे, अतः पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या बराबर। अब पहली संख्या कितनी कहा x, और x की वैल्यू कितनी 3, दूसरी संख्या कितनी कहा 4x, तो 4 इंटू x की वैल्यू कितनी, जहां x वहां कितना रखोगे 3, तो 3 हो गया। तो कितना 4 3 12, तो पहली संख्या 3 आई और दूसरी संख्या 12 आई। इस टाइप के प्रश्नों के उत्तर भी चेक कर सकते हैं। कहा था दो संख्याओं का योगफल 15, तो 3 12 15 ही तो होता, आंसर भी चेक हो गया। अगला 7th के बाद 8th देखिएगा। 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। आपसे कहता है, क्या कहता है कि बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। बड़े घन का हमें आयतन चाहिए। कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो दिया है, मैं लिख लो, दिया है क्या, अब पहले घन की भुजा, एक 6 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाएगा। तो पहले घन की भुजा को मान लेते हैं A1 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखना दूसरे घन की भुजा, इसको मान लेते हैं A2 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। प्रश्नानुसार जब दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो बड़ा घन होगा, बड़े घन का जो आयतन होगा, बड़े घन का आयतन इक्वल टू जो छोटे घन होगा, यानी कि पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन। अब देखिए घन का आयतन जानते हैं क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहां पर देखिए पहले घन की भुजा a1 माना तो कितना a1 क्यूब हो जाएगा, और दूसरे घन की भुजा आपने a2 माना है तो a2 क्यूब हो जाएगा। a1 की वैल्यू कितनी 6 का क्यूब, और a2 की वैल्यू कितनी 4 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब 36 छक्का 216, और 4 का क्यूब 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है। जोड़ लीजिए तो 4 और 6 10 हो गया, 6 एक साथ और से चला 1 8 हो गया, 280 आ जाएगा कितना घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अतः बड़े घन का आयतन, अतः बड़े घन का जो आयतन आ गया 280 घन सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कितना आसान है। अगला 8th के बाद 9th, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या कि हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। क्या हल करना है हमें, कह रहा है x प्लस 1/a और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस a। इसे हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे यहां लिखना चाहिए को सरल कीजिए लिखना चाहिए था, फिर भी जो लिखा है x प्लस 1/a और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना x माइनस a। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर ले, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो कितना हो जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं, x लिख लो और इसको इसके पड़ोस में चिपका लो x माइनस a, फिर कितना 1/a लिख लें और इसके पड़ोस में अगला ब्रैकेट चिपका लें x माइनस a, मल्टीप्लाई कर लो। तो x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस का a से, यानी कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, x की मल्टीप्लाई a से करोगे तो x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का है 1/a और x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस का कितना हो गया 1/a इंटू a हो गया, 1/a ये a हो गया। देखिए a से कैंसिल हो गया, तो आप क्या पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस का 1/ax माइनस का 1। या तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो लिख के, अथवा इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां से यदि हम x कॉमन ले लें तो कितना a और माइनस का 1/a ब्रैकेट में x माइनस 1। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ छोड़ दीजिए आंसर, चाहे यहाँ छोड़ दीजिए। ये x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस कैसे हो, देखिए जब x कॉमन लिया तो यदि यहाँ से ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, इसके पहले कौन सा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे, तो 1/x हो जाएगा। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला 9 के बाद 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, बदलने में प्राप्त संख्या से कितनी अधिक होगी, से कितनी अधिक होगी, अधिक होगी। देखिए ये भी आसान प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि जो 89 है के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त जो संख्या है वह 89 से कितनी अधिक होगी। तो दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है क्या मूल संख्या, जो 89 हमारा है मूल संख्या,
89 हमारी मूल संख्या हो गया। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी? जब अंकों को परस्पर बदल देंगे, जहां पर 8 है वहां पर कितना ले आओगे? 9, और जहां पर 9 है उसके साथ कितना ले जाओगे? 8, 98। तो कह रहा 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से कितनी अधिक है? बदलने में प्राप्त संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि प्रश्नानुसार आप क्या करोगे? 98 से 89 घटा दो, कितना बचेगा? 98 से 89 घटाओगे तो 9 बचेगा। भाई यहां से 18 में से 9 गया, 9 ही तो बचेगा, 8 में से 8 जाएगी 0, 9। तो फाइनल आंसर अतः 9 है। अतः 89 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, 9 अधिक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। कह रहा 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से कितनी अधिक है? तो प्राप्त संख्या से कितना? 9 अधिक होगा। चलिए नोट करिए। हो गया। अगला देखिएगा, अंतिम प्रश्न अति लघु का अंतिम प्रश्न आपसे कह रहा है 11 नंबर। अति लघु तो जानते कितने नंबर के आते हैं? एक नंबर के। कह रहा एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, रेडियस है। आगे कहता है 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे इसको। कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो दिया है, लिखोगे, दिया है साइकिल के पहिए की त्रिज्या, साइकिल के पहिए की त्रिज्या को r मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, सभी ने साइकिल देखी होगी। साइकिल के जो पहिए की त्रिज्या होती है, साइकिल के जो पहिए की त्रिज्या होती है वैसा वृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। यानी कि देखिए 100 चक्कर लगाने में, तो देखिए ये साइकिल का यदि पहिया है, ये साइकिल का यदि पहिया है, तो देखिएगा ये इसकी रेडियस, कह रहा है साइकिल के पहिए की त्रिज्या, तो ये इसकी रेडियस दे रखी 21 सेंटीमीटर। कितनी? 21 सेंटीमीटर दे रखी। तो ये रेडियस आपकी कितनी? 21 सेंटीमीटर है। तो 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो आपको देखिए, यदि हम यहां से चले और घूमकर यहीं आ जाए तब एक चक्कर पूरा होगा कि नहीं? तो ये क्या हमारा साइकिल का पहिया जो वृत्ताकार होता है, यानी कि घूमकर यहीं पर आएंगे, यानी कि एक चक्कर में जो चली गई दूरी होगी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। भाई यहां से चलोगे यहीं तक घूमकर आओगे और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो क्या लिखोगे? एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना? वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि यानी कि एक चक्कर में जो साइकिल का पहिया होगा वृत्त की परिधि के बराबर चलेगा। वृत्त की परिधि 2πr होती और 2π की वैल्यू 22/7 होगी और r की वैल्यू कितनी? 21। सॉल्व कर लीजिए। तो 7 × 7 = 7 × 21
22 तियां 66 और 66 दूना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 136 हो जाएगा। नहीं समझे भाई? देखो दो की मल्टीप्लाई 44 और 44 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो अच्छा 22 तियां 66 और 2 छाक 12 होगा ना, तो छाक 12 2 छाक 12 13, 132 होगा। 3 चक्कू 12 के 2 और 3 चक्कू 12 1 13, ठीक है। 132 आ गया कितना दूरी है ना, तो सेंटीमीटर आ गया। ये तो हमारा बात हुई है कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। आपसे पूछा कितने 100 चक्कर में, इसीलिए 100 चक्कर में पहिए द्वारा 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 132 तो एक चक्कर में तय करता है, और 100 चक्कर में कह रहा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 और 2 0 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस को 100 चक्कर में पहिया कवर करेगा। इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 100 से भाग कर देंगे भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 100 से भाग कर लेंगे तो 132 मीटर की डिस्टेंस आ सकती है। तो ये तो हमारी बात हुई अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो बहुत ही ध्यान से लघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा। इसको रब कर रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिए क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। और पहला प्रश्न देखिएगा, तो लघु उत्तरीय का तो पहला प्रश्न, वैसे तो 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल, 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है इसमें आंकड़े, क्या दे रखे हैं? 4, 4, 8, 11, 15, 16, 20, 28, 27, 26, 40, 32 और 48। ठीक है, ये आंकड़े दे रखे हैं। तो देखिएगा अब 5 का वर्ग अंतराल बनाना है, तो एक काम करिए, इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, और नहीं भी लिखेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पर हम लिख ले तो ज्यादा आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों को या क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करेंगे तो इन आंकड़ों को एक बार आप नोट कर लीजिएगा। कितना 4, 8, ये सोल्यूशन है यहाँ से 11, 15, 16, 20, 28, 27, 26, 40 और 32 और 48। देखिए मैं भी नोट कर लिया। अब लिखोगे आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर। अब आरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा आपको 4 ही नजर आ रहा है, 4 हो गया, फिर लिखा ही तो आरोही क्रम में नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत है। 4 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 26 हो गया, 26 के बाद 27 हो गया, 27 के बाद 28 हो गया, 28 के बाद 32 हो गया, 32 के बाद 40, फिर 48। काउंट कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 है। नीचे देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। भाई काउंट जरूर करिएगा। अब देखिए आपको बनाना क्या है, 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता बनाना है। तो लिखोगे एक साइड में वर्ग अंतराल, फिर लिखोगे क्या, बारंबारता, संचयी
बारता। और फिर बनाना क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इस तरीके से बनाएंगे। अब हमें कितने क्या चाहिए, 5 का वर्ग अंतराल चाहिए। और सबसे बड़ी संख्या कितनी, 48, यानी कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से, दिख रहा भाई, दिख रहा है यहाँ तक, ज़्यादा नहीं होगा, अरे दिख रहा होना चाहिए, थोड़ा और छोटा करते हैं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। अब तो दिख रहा होगा, 45 से 50 होगा। अब देखिए 0 से 5 के बीच में कितना आ रहा, अब 0 से 5 के बीच में कितना आ रहा है, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो सिर्फ 1 आ रहा। उसके बाद देखिए 5 से 10 के बीच में सिर्फ 1 आ रहा, 10 से 15 के बीच में 11, मतलब ये बीच में भी 1 आ रहा, 10 से 15 के बीच में। 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 में 15 और 16, 20 इसमें नहीं काउंट किया जाएगा तो 2 आ रहा, 2। और 20 से 25 के बीच में, तो 20 से 25 के बीच में 1 आ रहा। और 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में 26 और 27 और 28, 26, 27, 28 कितने हैं, 3 आ रहा, इसके बीच में 3 आ गया। और 30 से 35 के बीच में 1 आ रहा, 32 ना। और 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में कोई नहीं आ रहा तो 0 हो गया देखिए। और 40 से 45 के बीच में 1 आ रहा, और 45 से 50 के बीच में कितना आ रहा, 1 आ रहा। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको पहले वाला ज्यों करते हुए लिखते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं, तो 1 1 कितना हो गया, 2, फिर 1 3 हो गया, फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हमारी संचयी बारंबारता की टेबल बन गई। तो कितना आसान प्रश्न है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखिए यहाँ भी 12 आ गया और इसको भी जोड़िएगा, नीचे इस तरीके से लाइन खींच कर इसको भी जोड़िएगा, तो देखिए कितना पाएंगे, 1 2 3 2 5 1 6 6 3 9 1 10 11 12। तो यहाँ भी n बराबर 12 हो जाएगा, नीचे लिखना, इसके नीचे लाइन खींचकर n बराबर 12। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। चलिए अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा टेबल बनाकर, नीचे n बराबर 12, ठीक है। चलिए n क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या हो गई, तो बन गया संचयी बारंबारता सारणी बनानी थी वो बन गई। अगला देखिएगा 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है आपसे, 13 नंबर कह रहा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। आगे आपसे कहता है यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा 120 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। 120 मीटर नहीं 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, 120 नहीं 250, 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है, इसकी एक भुजा दे रखी, दूसरी भुजा पूछा है। तो एक आयताकार मैदान दिया है, क्या लिखोगे, दिया है मैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना 0.75 हेक्टेयर। और भैया देखिए भुजा जो दे रखी किसमें दे रखी,
मीटर में और क्षेत्रफल हेक्टेयर में, इसीलिए हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं एक हेक्टेयर जो बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो यानी क्या करोगे, 0.75 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 75 और कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गए और 2 अंक बाद पॉइंट यानी यहाँ का 7500 वर्ग मीटर। 7500 आपका कितना होगा, वर्ग मीटर हो गया। अब दूसरी भुजा कहा था, तो आप जानते हैं क्या लिखोगे, लिखना दूसरी भुजा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या दूसरी भुजा इक्वल टू मान। अच्छा ऐसे लिख लो, माना, अच्छा पहले और चीज लिख लो, मैदान की एक भुजा दे रखी ना, तो एक भुजा, मैदान की एक भुजा कितनी 250 मीटर दे रखी है। माना मैदान की दूसरी भुजा उसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक भैया, तो आयताकार मैदान होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, आयताकार मैदान की एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, 7500। अच्छा पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। एक भुजा आपकी 250 है, दूसरी भुजा आपने x माना है, दूसरी भुजा की जगह x रख लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7500 बटे 250 काट लीजिए, तो 0 से 0 गया, 25 एकम 25, 25 तिया 75। x की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर आई। x की वैल्यू कितनी आई जाके, 30 मीटर। तो फाइनल आंसर लिख लेना, अतः क्या पूछा था आपसे, यहाँ लिख दे रहे हैं दूसरी भुजा, अतः आयताकार मैदान की दूसरी भुजा बराबर 30 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर, रख करें इसको, तो 14 नंबर क्या कह रहा है, नोट करिए 14 नंबर। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, x इंटू वाई माइनस का z बराबर x y माइनस का y z को सत्यापित कीजिए, और कह रहा है जहां आपसे कह रहा है x बराबर 2/3 कामा y बराबर 5/2 कामा z बराबर माइनस का 3/2। क्या, x बराबर 2/3, y बराबर 5/2 और z बराबर माइनस का 3/2। ध्यान सुनिएगा, क्या करना है, हमें सत्यापित करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सत्यापित मतलब सिद्ध करना है कि यह पार्ट LHS पार्ट RHS के बराबर है। तो सबसे पहले दिया है, मैं लिखोगे, दिया है क्या, x बराबर 2/3, y बराबर 5/2 और z बराबर माइनस का 3/2। अब देखिए क्या, x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस का वाई जेड, इसको सत्यापित करना। तो ये हमारा LHS पार्ट हुआ, ये हमारा RHS पार्ट हुआ। इसका हम LHS पार्ट नोट कर लेंगे और RHS पार्ट हम भी नोट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू हमें बराबर आएगी। तो x की वैल्यू कितनी, 2/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 5/2 माइनस जेड की वैल्यू कितनी, माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2। इसलिए एक जैसे ब्रैकेट ना हो तो यहाँ पर हम मझिला ब्रैकेट लगा लेते हैं। सॉल्व कर लो तो देखिएगा 2/3 हो गया, यहाँ पर कितना 5/2 और माइनस माइनस प्लस का 3/2 हो गया, यानी कि 2/3 इंटू यहाँ जब एलसीएम लेंगे 2 तो ऊपर 5 + 3 हो जाएगा। जब देखिए जब क्या हमारे
हर समान होते तो घाते जो हर समान होंगे तो अंश ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, जुड़ जाएंगे मतलब प्लस का साइन होगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस होगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना 5 + 3 यानी कि 8/2। ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं बची यहाँ पर। तो देखिएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये आएगा LHS हमारा 8/3 आया जाके, ये LHS आया। अब हम यहाँ से RHS को नोट करेंगे, एक्स वाई माइनस का वाई जेड। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 2/3, y की वैल्यू कितनी 5/2 माइनस y की वैल्यू 5/2 है इंटू z की वैल्यू कितनी माइनस का 3/2। सॉल्व कर लो तो देखिएगा यहाँ हम सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 पंचे 10 काटेंगे नहीं, 2 से 2 थोड़ा आसान पड़ेगा, 3 दूनी, अच्छा आसान क्या पड़ेगा, यहाँ 3 है काट ही लीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 तो कितना है जाके ऊपर 5/3 और नीचे कितना माइनस माइनस प्लस का 5 तियाँ 15 और 2 दूना 4। अब देखिएगा 3 और 4 है तो 3 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12, तो 12 एलसीएम ले लीजिए तो 3 चक्कू 12 4 आएगा, 3 चक्कू 12 4 है, 4 पंचे 20 हो गया, प्लस 4 तियाँ बाद 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो 15 तियाँ 45 हो गया। तो ऐड करने पर कितना आएगा, तो 4 तो 65, ऐड करेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा ना, तो 3 चक्कू 12 4 है, 4 पंचे 20 हो गया, 4 तियाँ 12 3 है, 3 पंचे 15, 3 आएगा ना तो 3 आएगा तो ऊपर है 15, तो 15 तियाँ 45 सही तो है, 40 से 65 65/12 आ जाके। और ये 4 से तो कटेगा नहीं, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई। हाँ फटाफट देख लीजिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है भाई, क्या मिस्टेक हुई जो नहीं आ रहा है आंसर, देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुई, कहीं ना तो कहीं मिस्टेक हुई है भाई। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर वाई जेड नहीं एक्स जेड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जब करोगे तो एक्स जेड आएगा, यानी कि यहाँ पर भी एक्स जेड होगा, वही तो मिस्टेक हो रही, यहाँ पर भी एक्स जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी 2/3 है, 2/3 है, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया, तो ये तो सब मामला यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो 5/3 और बचेगा प्लस का 1, भाई माइनस माइनस प्लस और 1/1 एक ही होगा। अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लोगे तो ऊपर 5 + 1 यानी कितना आएगा 5 + 3 आएगा ना, इसके नीचे 1 1 से भाग करोगे 3 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो 3, तो 5 + 3 8/3 आ गया। तो देखिए जब LHS को सॉल्व किया तब भी 8/3 आया और RHS को सॉल्व किया तब भी 8/3 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए क्या x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस का एक्स जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो चुका। बढ़िया प्रश्न है, देखिए कितना आसान प्रश्न है। अगला 14 के बाद 15 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपसे कहता है फार्म हाउस में कुल पेड़ हैं, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ ये ज्ञात करना है। और दूसरे पार्ट में आपको ज्ञात करना है, सेकेंड पार्ट में, यदि
x बराबर 3 y बराबर 2, तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है? पेड़ों की कुल कितनी संख्या है? अब ध्यान समझिएगा, बढ़िया प्रश्न ये भी है। तो कह रहा है एक फार्म हाउस में, बढ़िया क्यों नहीं होगा भाई, 2023 के पेपर में आया है तो बढ़िया तो है ही है। कह रहा है एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो लिखोगे क्या दिया है, फार्म हाउस में पंक्तियां बराबर x + 2y, और आपसे कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ है, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर कितना, x + 2y, तो सेम होगा, x + 2y ही है, x + 2y और x + 2y सेम ही सेम है, x + 2y x + 2y, चलिए सेम ही, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा आपसे पहला पार्ट कहा है फार्म हाउस में कुल पेड़। अब कुल पेड़ कैसे निकालोगे, यहां लिख लेना फार्म हाउस में कुल पेड़ बराबर फार्म हाउस में पंक्तियां इनटू प्रत्येक पंक्ति में पेड़। क्या लिखोगे, फार्म हाउस में कुल पेड़ बराबर फार्म हाउस में पंक्तियां इनटू प्रत्येक पंक्ति में पेड़। तो फार्म हाउस में पंक्तियां कितनी, x + 2y, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने, x + 2y, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। देखिए x लिख लें और कितना, अगला ब्रैकेट जो करते हो चिपका लें, +2y लिख लें, अगला ब्रैकेट जो करते हो चिपका लें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, x की मल्टीप्लाई x से करो x², इसकी मल्टीप्लाई से करो 2xy, +2y की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2xy, और +2 दूना 4, y की मल्टीप्लाई y से y² हो गया। यानी कि देखिए x² प्लस का 4y² और 2xy + 2xy कितना, 4xy। तो फार्म हाउस में कुल के कितने पेड़ हैं, x² प्लस का 4, y² प्लस का 4xy। सेकेंड पार्ट में कहता है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2, तो फार्म हाउस में क्या कहा, पेड़ों की कुल संख्या, तो लिखना फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या बराबर। तो देखिए फार्म हाउस में कुल पेड़ कितनी आ चुके हैं, x² प्लस का 4y² प्लस 4xy है, परंतु x और y की यहाँ पर वैल्यू दे रखी, तो x की जगह कितना रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, y की जगह कितना रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू x की जगह कितना रखोगे 3, तो 3 हो गया, और y की जगह कितना रखोगे 2, तो 2 हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस, अच्छा ये 2 का स्क्वायर है, y की वैल्यू 2 थी तो y की जगह 2 का स्क्वायर, तो 4 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस 4 थी 12 दूनी 24 हो गया। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो क्या 9 प्लस 4 × 16 और प्लस 24, तो 16 9 और 16 25 24 49, तो नीचे लिख लेना अतः फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या बराबर 49, और यहां भी लिखना चाहो लिख सकते हो, अतः फार्म हाउस में कुल पेड़ बराबर कितना, x² प्लस का 4y² प्लस का 4xy हो गया। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो ध्यान से देखिएगा 16 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप कर दें, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोलह नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है क्या, बिंदुओं कल की क्लास में ही कराया है ये प्रश्न, बिंदुओं 0, 4, 0, -4 और 6, 0
से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कल का जो प्रैक्टिस है तो मैंने 29 कराया है, 29 नहीं देखा तो जरूर जाइए। मैंने कल बहुत विधिवत से इस प्रश्न को सॉल्व कराया है और सूत्र कैसे बनता है, आपको सूत्र इसका रटना ना पड़े, उस पर भी मैंने विधिवत से चर्चा किया है। तो कल का जो प्रैक्टिस है 29 जरूर देखिएगा जाके। करा बिंदु 0,4, 0,-4 और 0,6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो बना लीजिए एक त्रिभुज। वैसे चित्र से भी लगाएंगे, बगैर चित्र से भी लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला 0,4 निशान, दूसरा कितना 0,-4 और तीसरा कितना 6,0। भैया इसको कहते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है त्रिभुज के शीर्ष बराबर, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बराबर कितने हैं, 0,4 है, 0,-4 है और 6,0 है। यहां से क्या करोगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख लोगे। देखिए x1 क्या होगा हमारा, x1 जो पहला वाला x1 और y1 कितना दूसरा वाला, कामा लगा है भैया, x2 कितना 0 और y2 कितना -4, x3 कितना कामा है भाई, x3 कितना 6 और ये कितना y3 0। अब देखिए त्रिभुज लिखोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये भैया 1/2 होता है। देखिए फार्मूला कैसे बनाते हैं, घड़ी जानते हैं तो घड़ी की सुई ऐसे चलती, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर 1 लिखिए, x1 ब्रैकेट, x ब्रैकेट के बाहर आएगा, y ब्रैकेट के अंदर है, x1 1 के बाद कितना 2 3 आएगा, तो ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2, x1 के बाद x2 आएगा और ब्रैकेट के अंदर 2 के बाद कितना 3 1 आएगा, 3 1 तो y3 - y1 प्लस x2 के बाद कितना x3 आएगा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 3 के बाद कितना 1 2 आएगा तो y1 माइनस का y2 है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, इसको रब कर दें तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू रखते बस सॉल्व हो गया। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी 0 और y2 की वैल्यू कितनी -4, y3 की वैल्यू कितनी 0 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -4 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू 6 हो गया, y1 की वैल्यू 4 हो गया, y1 की जगह पर 4 रख दिया और y2 की वैल्यू कितनी -4, तो यहाँ -4 हो गया। तो दो ब्रैकेट एक जैसे हो गए, इसलिए यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, बस हो गया। 1/2 देखिए 0 है, चाहो तो उसको सॉल्व करो और ना डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, प्लस का 0 अंदर वाला सॉल्व करो तो कर लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। और प्लस का 6 हो गया और यहाँ देखिएगा ब्रैकेट के अंदर 4 और माइनस, अच्छा ये -4 था ना, y2 -4 है तो 4 और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 हो गया। आपको पता है 0 की मल्टीप्लाई -4 से करो 0, 0 की मल्टीप्लाई -4 से करो 0, प्लस 6 × 4 + 4 कितना हो गया 8, तो कितना पाओगे 1/2, ये कितना 6 की मल्टीप्लाई 8, 6 8 48, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 24 वर्ग इकाई। अच्छा क्षेत्रफल है तो वर्ग या सेंटीमीटर में होता तो वर्ग सेंटीमीटर में आता, मीटर में होता तो वर्ग मीटर में आया, पर ना तो इसमें सेंटीमीटर लिखा ना मीटर लिखा, इसलिए वर्ग इकाई। अब सेंटीमीटर में होगी डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगी तो मीटर में लिख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, रब करें 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है आपसे 17 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं।
समरूप हैं। आगे कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया प्रश्न, शानदार। कैसे करेंगे इसको? फिगर इसमें बना मिलेगा आपको। देखिए फिगर भी बड़ा शानदार बना हुआ है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है भाई। बाहर वाले त्रिभुज का नाम है ए बी सी और अंदर वाले त्रिभुज का नाम पी क्यू और आर। भुजाएं दे रखी है, यहाँ 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 2.8 सेंटीमीटर है, या 3 सेंटीमीटर है, या 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे कहा त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं चाहिए, यानी कि पी क्यू और पी आर की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या? दिया है मैं सब लिख लेना। ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, सी ए बराबर इतना, पी क्यू पता नहीं क्यू आर बराबर इतना, लिख लोगे? चलिए मैं ही लिख देता हूँ। ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और क्या सी ए बराबर 2.8 सेंटीमीटर। ये तो दिया है। और क्या दे रखा है? क्यू आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? पी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कितना? आर पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दिया क्या है आपको? त्रिभुज ए बी सी समरूप का ये चिन्ह होता है त्रिभुज पी क्यू आर। आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह आपस में बराबर होता है। यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं ए बी मतलब संगत ये और ये मतलब एक जैसी, ये ऐसे तो ये ऐसे, ये पड़ी तो ये भी पड़ी, ये इस तरीके से तो ये इस तरीके से। तो ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर बराबर अच्छा ए बी किया ना, सी ए अपान आर पी। ठीक है, अब देखिए जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों भुजाओं मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी, तो ये भी तो लिख सकते हैं क्या? ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए ए बी की वैल्यू 2, पी क्यू की वैल्यू नहीं पता ज्ञात करनी तो पी क्यू ही रहने देते हैं, बी सी की वैल्यू 3 और क्यू आर की वैल्यू 1.5। देखिएगा यहाँ पर क्या है 1.5, यानी कि 2 अपान पी क्यू इक्वल टू 3 अपान 1.5। देखिए पॉइंट हटाओगे यहाँ पर तो 0 बढ़ेगा, 5 15 एकम 15 15 दूने 30, तो आपके पास बचेगा क्या? इसके बाद इधर सॉल्व करो तो 2 अपान पी क्यू इक्वल टू 2 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 पी क्यू इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, तो पी क्यू इक्वल टू 2 अपान 2। भाई जो गुणे में कहा जाएगा बटे में, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद इधर देखिएगा, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी अपान क्यू आर। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो दो भी तो आपस में बराबर हो सकते हैं आर पी। देखिए बी सी की वैल्यू 3 है, क्यू आर की वैल्यू 1.5, वही कहानी फिर से, सी ए की वैल्यू आपकी 2.8 है और आर पी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा 3 अपान 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 2.8 अपान आर पी। देखिए 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आर पी इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 2.8 करो 2.8, जो गुणे में कहा जाएगा बट्टे में, तो 2.8 आर पी के गुणे में 2 इसलिए बट्टे में चला गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 पॉइंट 2 चक्कू 8, आर पी इक्वल टू कितना 1.4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे इसके बाद? अतः क्या पूछा था? त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं, शेष भुजाएं कौन कौन सी आई? पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और आर पी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम 18 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, कई चीज 18 नंबर पे पूछा है आपसे। कह रहा है एक घन की कोर, एक घन की कोर, कोर का मतलब होता है भैया भुजा कि कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है।
आगे आपसे कहता है तो उसका आयतन तो है, तो उसका आयतन कामा विकर्ण, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ, तीन चीजें ज्ञात करनी है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम। ध्यान से, बढ़िया प्रश्न ये भी है। बढ़िया का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट तो है ही है भाई, पेपर में आ चुका। क्या दिया है, दिया है आपसे कह रहा है एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि घन की कोर की लंबाई, इसको a बराबर मान ले 12 सेंटीमीटर। आपसे कई चीजें पूछा है, क्या पूछा है, आयतन, विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठ। तो नीचे लिखना घन का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, घन के विकर्ण की लंबाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला पार्ट घन का आयतन, घन का आयतन, तो भैया जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। और भुजा आपने ए माना, कोर है ना, कोर मतलब भुजा, ए का क्यूब मतलब 12 का क्यूब, और 12 क्यूब मतलब 12 को 3 बार, 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 बराबर 144, 144 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाए, नहीं आयतन है ना, तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। पहला आंसर आपका आ चुका। अगला कहता है विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई ये भैया होती a रूट 3। क्या होती है, घन के विकर्ण की लंबाई a रूट 3 होती है, और a की वैल्यू कितनी 12, तो कितना 12 और रूट 3 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा चाहो तो रूट 3 की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर 1.732, सॉल्व कर लो, वरना जरूरत नहीं है। और लास्ट पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ये होता 6a²। ए क्या है, भुजा, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी 12 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 144 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हंसलाएँ 2, 6 चौक 24 और 2 26 और 6 2 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लेना क्या, यहाँ आंसर ना लिखूं, नीचे आप इस तरीके से आता घन का आयतन इक्वल टू 1728 घन सेंटीमीटर, घन की विकर्ण की लंबाई बराबर 12 रूट 3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 864 वर्ग सेंटीमीटर। तीनों को बढ़िया से आंसर एक साथ लिखना, ठीक है, नोट कर लो भाई। तो दोस्तों आज का जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का सलूशन कराया कैसा लगा, कहीं पर यदि कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर वीडियो समझ में आया, ठीक है। जो मैंने सिखाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने उसका हल कराया वो समझ में आया ऐसा जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर दोस्तों शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले PYQ के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।